Hello viewers, welcome back to our channel AV समर्पण, a platform of knowledge. Myself विकास। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो सबसे हम पहले समझते हैं, चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड। अब इस लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो हमें जानना ही पड़ेगा कि ये लिविंग थिंग्स होता क्या है, और यहाँ पे हमें लाइफ को समझना पड़ेगा। तो लाइफ की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लाइफ का कोई प्रॉपर डेफिनेशन हमें नहीं मिलता है, बट फिर भी अगर हम बायोलॉजिकली इसकी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें जरूर मिल जाता है। हम कह सकते हैं कि लाइफ इज अ सेल्फ सस्टेन्ड, ये खुद से चलने वाला एक बायोकेमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट होता है, नथिंग एल्स। ये और कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, विच गोज ऑन कंटिन्यूसली, दैट लीड्स टू द ग्रोथ, दैट लीड्स टू द मेंटेनेंस, दैट लीड्स टू द रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर हम कहें तो सेल्फ सस्टेन्ड complex organization of the reactions which goes on continuous for maintenance, reproduction, growth, etc. in the organism, that is known as life। इसको हम लाइफ कहते हैं। लेकिन अगर लाइफ की बात करें तो इन सारे के सारी चीज़ों को, दैट मीन्स की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं इन शॉर्ट। लेकिन अब अगर इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें इनकी डिटेल को जानना पड़ेगा, बिकॉज लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स से भी, जो कि हम समझेंगे। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में क्या ऐसा कैरेक्टर जो लिविंग थिंग्स के लिए स्पेशली बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स ही है। तो सबसे पहला है हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर सेल बेस्ड होता है। यहाँ पे अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो सेल बेस्ड नहीं होता है, इसलिए इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिस्ट में नहीं रखा जाता है। तो सेल से बना हुआ यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब सेल की बात करें तो सेल बना किस चीज़ से है, तो सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लिविंग मैटर कहते हैं। यानी अगर प्रोटोप्लाज्म हम तैयार कर लें तो हम वो सेल तैयार कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तक हम इस प्रोटोप्लाज्म को सेल के बाहर कह लीजिए या हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, वी आर अनेबल टू क्रिएट द प्रोटोप्लाज्म। तो जिसमें भी ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, लिविंग मैटर है, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है या लिविंग क्रिएचर है। सेकेंड की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। हालांकि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हजारों केमिकल्स रिएक्शंस चलते रहते हैं। अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस गोज ऑन कंटिन्यूसली इन द बॉडी। अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या है ना कि कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस से होता क्या है, इन केमिकल रिएक्शंस के होने से ही बॉडी प्रॉपर अपना वर्क करती है। यानी कि ग्रोथ भी अगर हो रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हो ही रहे हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस को अगर जाने, यानी हम कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस इन द बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, हम उन सब के टोटल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। यहाँ एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने कह दिया कि कंस्ट्रक्टिव है, तो कंस्ट्रक्टिव दैट मीन्स कि हियर समथिंग इज सिंथेसाइज्ड। तो क्या सिंथेसाइज कर रहा है, अगर हम फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल को लेकर के चलते हैं तो इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से
यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, और दूसरी चीज़ जो है ये सनलाइट की हेल्प में वो एनर्जी लेने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से फूड को कन्वर्ट कर लिया जाता है या फूड प्रिपेयर कर लिया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यहाँ ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, लेकिन कौन सा, एनाबॉलिज्म पार्ट हो जाता है क्योंकि समथिंग इज सिंथेसाइज्ड हियर। अगर इसी तरीके से हम आगे बात करें तो प्लांट की बॉडी में स्टार्च बन जाना किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। जब वहाँ पे ग्लूकोज आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होता है। ग्लूकोज तो बन जाता है बट बनने के बाद जब स्टोरिंग की बात आती है तो वहाँ पे वो स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द एनाबॉलिज्म प्रोसेस। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज हियर एनाबॉलिज्म प्रोसेस। यहाँ पे कुछ बन रहा है। यही दूसरी तरफ बात करें सेम प्लांट एनिमल्स की बॉडी की बात करें तो यहाँ एनिमल्स की बॉडी में रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म। तो ग्लाइकोजन का बनना भी यहाँ पे एनाबॉलिज्म प्रोसेस ही होता है। इसके अलावा और चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स अगर फॉर्म कर रहे हैं तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन अमीनो एसिड्स के मिलने से होता है। यहाँ भी ये एनाबॉलिज्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की तो फैटी एसिड्स की बात करते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं, तो यहाँ भी जो है ये फॉर्मेशन हो रहा है, एनाबॉलिज्म का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैटाबॉलिज्म को। कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म यानी कि कुछ ना कुछ टूट करके नया कुछ बना रहा है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत समझिएगा, किसी के ब्रेक डाउन हो से कुछ रिलीज होता है, कुछ बनता है। तो अगर रिस्पायरेशन का एग्जांपल लेकर के चले तो बिल्कुल यहाँ पे कैटाबॉलिज्म देखने के लिए हमें मिलता है। इस केस में क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। वही सेम अगर हम चले ह्यूमन बॉडी के लिए तो यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर है, बट व्हेन द टाइम एट द टाइम ऑफ नीड, जब हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन इज ब्रेक डाउन अगेन टू फॉर्म द ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज को रिलीज कराया जाता है किसके, ग्लाइकोजन के टूटने से। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलता है। बहुत आसानी से आप इसे अपने माइंड में रख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव फेज, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, और जो कैटाबॉलिज्म है दैट इज द डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हालांकि बता दूं आपको कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इट इज द आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब यहाँ पे है कि इस प्रॉपर्टी को जान करके हम समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। मेटाबॉलिज्म का नाम आते ही हम नॉन लिविंग की बात ही नहीं कर सकते हैं, ये उसमें देखने के लिए मिलता ही नहीं है। जहाँ तक समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो लिविंग नॉन लिविंग में दोनों में सेम मिलता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट ग्रोथ की बात करें, जैसा मैं कह रहा था अभी कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ का मतलब होता है साइज में, जनरली हम समझते हैं साइज में बढ़ते रहना, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिविंग क्रिएचर की प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ पे आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकते हैं। अब इस ग्रोथ को अगर हम समझ लें तो प्लांट की बॉडी में आते हैं, तो प्लांट की बॉडी में कंटिन्यूसली होल लाइफ ग्रोथ चलता रहता है क्योंकि वहाँ पे मेरिस्मेटिक रीजन होता है, और हम जानते हैं कि मेरिस्मेटिक जो रीजन है दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड कंटिन्यूसली। वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है और अपने आप को ग्रो कराता रहता है, लंबाई बढ़ाता रहता है, साइज बढ़ाता रहता है, नई चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। आप जान रहे हैं कि फ्रूट्स बनते रहते हैं, वो भी साइज में ग्रो करते रहते हैं। तो सो दैट कि प्लांट्स भी अपने साइज में ग्रो करता है, बाकी चीज़ें भी बनती है। तो यहाँ पे ग्रोथ हमें प्लांट की बॉडी में कंटिन्यूसली होल लाइफ देखने को मिलती है। जस्ट अपोजिट अगर हम एनिमल बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ तो देखने के लिए मिलता है, बट एक सर्टेन एज तक देखने के लिए मिलती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं मिलता है। यानी हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, हमारा साइज नहीं बढ़ता है, कुछ और नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे फिर जो देखने के लिए मिलता है वो ग्रोथ कौन सा मिलता है, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रोथ है ना, ये रिलेटेड टू सेल डिवीजन होता है, क्योंकि ग्रोथ जो हो रहा है वो सेल डिवीजन की हेल्प से हो रहा है। प्लांट के केस में भी यही होता है, एनिमल के केस में भी होता है। तो यहाँ हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में कि सर्टेन एज के बाद जो ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, ये ग्रोथ कौन सा है,
ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ वॉर्न आउट सेल्स को, यानी जो सेल्स हमारी डेड हो चुकी है, जो सेल्स हमारे इंजर्ड हो चुकी है, जो पार्ट्स हमारे डैमेज्ड हो चुके हैं, या कह लीजिए रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवाइड करता है और नए सेल्स बना करके उस प्लेस को फिल करता है, न कि साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ ग्रोथ में एक चीज़ और देखने की मिलती है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ग्रोथ है ना वो इंटरनल है। यहाँ पे नए मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है और वो इंटरनल आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं और वो मटेरियल्स या वो कंपोजिशन कह लीजिए या वो सेल कह लीजिए इंटरनली कंबाइन करके स्ट्रक्चर को बड़ा करने का काम करता है। बट जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो ग्रोथ हमें यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। तो ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए अगर मिलता है तो हम सोच रहे होंगे कि कैसा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। तो आपने सुना होगा ना कि माउंटेन साइज में बढ़ रहा है, ये तो नॉन लिविंग है, फिर कैसे साइज में बढ़ रहा है? ये बिल्कुल बढ़ता है। यहाँ जो ग्रोथ देखने को मिलता है, या कहिए बोल्डर्स बढ़ रहे हैं, कभी कभी स्टोन्स भी साइज में बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी प्लेस को छोड़ दीजिए कई साल के लिए, साल 10 साल 20 साल 50 साल के लिए, और उसके बाद आप वहाँ जाइए ना, तो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी एक धूल की परत जम चुकी है। और अगर सर्टेन बारिश वगैरह हो रही है तो वो एक कीचड़ सा बन चुका है, या कहिए कि एक हार्ड लेयर बन चुकी है। अगर वो घर वगैरह है तब तो आपको एक सीमेंट की लेयर है, देन उसके ऊपर एक और लेयर होती है। लेकिन अगर जनरल सा प्लेस है ना, तो उस प्लेस पे एक मोटी लेयर आपको मिलेगी। जब आप सोच सकते हैं कि वो अपने साइज में इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन लिविंग क्रिएचर्स का इंक्रीज होना, ग्रोथ होना लगभग यही होता है, क्योंकि इनमें जो ग्रोथ होता है ना वो एक्सटर्नल होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो इंटरनल होता है। और उसको कहते हैं एक प्रोसेस है, इंटरनल ग्रोथ होता है। और जो हम नॉन लिविंग की बात करते हैं वहाँ एक्सटर्नल होता है, एक्रेशन उसको बोलते हैं, जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, डिपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस, डिपोजिशन ऑफ द सेम मटेरियल फ्रॉम द आउटर साइड। तो वहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो हमको देखने के लिए मिलता है नॉन लिविंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कॉन्शियसनेस शो कर सके, यानी रिस्पॉन्स शो कर सके। हमने स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो रिलेटेड टू यही है। यहाँ हर प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल में होता है ना, उसका नेचर होता है इरिटेबिलिटी, यानी रिस्पॉन्स करना। तो कॉन्शियसनेस अगर हम बात करते हैं, एनिमल्स की बात कर लें, तो उनमें सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सेंस ऑर्गन्स 5 टाइप्स के होते हैं, वो डेवलप्स होते हैं और इनसे ये एक्सटर्नल कंडीशंस को, फैक्टर को ये रिसीव करने का काम करते हैं। वही अगर प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट में इतना डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है कॉन्शियसनेस का, बट वहाँ भी हमें देखने के लिए ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि किसी प्लांट के ऊपर सनलाइट का इफेक्ट, फोटो पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और अगर ये इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो ये कॉन्शियसनेस ही है। कुछ प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलता है सनलाइट की तरफ वो ऑटोमेटिकली टर्न कर जाती है, जैसा कि हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। यही सेम है कि वाटर के डायरेक्शन में मूव कर जाती है उसकी रूट, तो यहाँ पे हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें वहाँ भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, वो रिलेटेड टू मूवमेंट में भी आता है, लेकिन कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो फोटो पीरियड्स इज द बेस्ट एग्जांपल इसके लिए कहेंगे, देखने के लिए मिलता है। बट ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग क्रिएचर में हमें ये कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप चेक करके देख लीजिए, मैं अगर मेरे हाथ में ये मार्कर रखा हुआ है, मैं इसे कितना भी कुछ कर लूँ ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। बट ये लिविंग क्रिएचर होगा ना, तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो रिस्पॉन्स देगा। दिस इज द नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का नेचर है रिस्पॉन्स करना। चलिए आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग क्रिएचर में
रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टाइम फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ पेरेंट्स। अपने ही जैसे दूसरे बच्चों को यहाँ पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म को के नंबर को इंक्रीज करना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसी भी नॉन लिविंग क्रिएचर की ये प्रॉपर्टीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नॉन लिविंग क्रिएचर अपनी तरह से दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना लेता है। इस मार्कर से दूसरा मार्कर तैयार नहीं हो सकता। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, 2 पेंसिल अगर अपने बॉक्स में रख लूँगा तो कितने भी समय के बाद वो 2 से 3 पेंसिल नहीं हो सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल टाइप का, और जो सेकेंड है वो है सेक्सुअल टाइप का। तो असेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं, ये यूनिपेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट से होता है, ठीक है, और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को समटाइम्स ये क्लोन बनाने का काम कर लेते हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप जान लीजिए कि अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का ग्रोथ कह लीजिए, रिप्रोडक्शन कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, उस सेल के डिवीजन से ही होता है। यानी उस सेल डिवाइड हो रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है और ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे बाइपेरेंटल है, यानी कि मेल और फीमेल का होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसकी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इट इज़ द कैरेक्टर यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग में ये देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अब अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हम बात कर लें बाइनरी फिजन की बात कर लें, जैसे हम बात करें तो मल्टीपल फिजन की बात करें, जैसे फिजन की बात कर सकते हैं, रीजनरेशन की बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, बट ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एनर्जी का मतलब यहाँ पर रिलेटेड टू फूड आप कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने हर काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे मैं ही अभी बोल रहा हूँ ना, तो मुझे एनर्जी चाहिए, नॉट ओनली फॉर टॉकिंग, नॉट ओनली फॉर सेइंग समथिंग। हर प्रोसेस के लिए, अगर मेरे बॉडी में रिस्पायरेशन भी चल रहा है, मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है, मेरी बॉडी में कुछ भी चल रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले हर प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती ही हैं। और एनर्जी का जो सोर्स है हमारे पास वो फूड ही होता है। अगर हम फूड खा रहे हैं तो उसका प्रॉपर जो है पहले डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो है फिर वो एब्जॉर्प्शन होता है, देन आफ्टर जो है एसिमिलेशन करता है, फिर उस फूड को हम तोड़ते हैं यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी से हम अपने सारे काम कर लेते हैं। जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी करेंसी कहते हैं, और उससे सारे के सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में कंप्लीट होते हैं। सो दैट कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो उसको कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कितना भी कुछ कर लो, हमारी बुक कुछ भी नहीं खा सकती है, ठीक है। वो डिस्ट्रक्शन ही उसका होगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ हमने पहले भी छोटे क्लास में ही पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो किसी भी लिविंग क्रिएचर के लिए सेल है, सेल आपस में कंबाइन होकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन्स कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, देन फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गेनाइजेशन, ये लिविंग क्रिएचर में मिलता है, नॉन लिविंग में नहीं मिलता। हम कितना भी प्रयास कर ले देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस नाम आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस चलते रहते हैं ना, ये सब के सब मेंटेन होते हैं। कहाँ से मेंटेन होते हैं? इंटरनली मेंटेन होते हैं। ये जो इंटरनल मेंटेनेंस है, सो दैट कि बॉडी परफॉर्म द प्रॉपर फंक्शंस। अगर बॉडी प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करते रहे उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब अगर बात करूं मैं होम्योस्टैसिस का एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि सपोज करके देखिए कि हमारी बॉडी में किसी कारणवश पानी की कमी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा कि वाटर के अमाउंट को किस तरीके से यूरिन से रिसीव कर लिया जाए, किस तरीके से ज़्यादा उसे सेव करके रखा जाए ताकि बॉडी में वाटर लॉस ना हो। इट इज़ इंटरनल। हालांकि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, प्रोसेस में थोड़े डिफरेंसेस जरूर आ सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर हमारे होम्योस्टैसिस को, प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। इट इज़ कम्प्लीटली, या कर लीजिए इट इज़ डिफरेंट
फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी में चलने वाले जो इंटरनल मेंटेनेंस है, इंटरनल मैनेजमेंट है, जो इन्वायरमेंट, इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज नोन एज होम्योस्टैसिस। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर बात करते हैं तो एक्सक्रीशन हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते ही रहते हैं, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन या डाइजेशन प्रोसेस ही कह लीजिए, वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं ना तो उनका रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमने बोल दिया वेस्ट प्रोडक्ट तो इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, तो बॉडी डजंट वांट टू कीप इट, उसको रखना ही नहीं चाहेगी ना, वो सोचेगी कि इसको कितनी जल्दी हम बाहर कर दें या कितनी जल्दी उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, सो दैट कि यहाँ रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है। कुछ और कैरेक्टर्स हमारे पास हैं। एडेप्टेशन, इसे हम जानते हैं एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। जैसे अगर हम फिश की बात कर लेते हैं तो उसको तैरना आता है, फिश पानी में बहुत आराम से तैर सकती है। फिश की जो माउथ होते हैं उसमें गिल्स प्रेजेंट होता है, यानी उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो वाटर के अंदर में रिस्पायरेशन प्रॉपर कर सके, ब्रीदिंग कर सके, ऑक्सीजन को इंटैक्ट कर सके। सो ये जो है उनमें एडेप्टेशन होता है। यही हम बर्ड्स की बात करें तो उसके पास विंग्स होती हैं और वो उड़ती हैं, सो दैट कि यहाँ पे एडेप्टेशन, हमारे पास भी एडेप्टेशंस हैं, बहुत सारे एडेप्टेशंस जो हम मेंटेन करके चलते हैं। सो एडेप्टेशंस क्या होता है, एडेप्टेशंस इज द फीचर्स कह लीजिए, तो या तो फीचर्स परमानेंटली हो जाते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी बॉडी में चेंज करते हैं, तो इनको हम कहते हैं एडेप्टेशन, सो दैट कि हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपने आप को सेट कर सकें, सर्वाइव करा सकें, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन हमेशा सेम नहीं होती है, ये बदलती रहती है। और इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में हम अपने आप को कैसे सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखने के लिए कुछ चीज़ें, एक तो फिक्स इन्वायरमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जैसे फिश पानी में ही है, कितना भी प्रयास करें तो वो बाहर नहीं है, वो पानी में ही है, तो कुछ एडेप्टेशन तो उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनमें हो ही जाएगा, वहाँ होना ही है, क्योंकि वो उनका क्या है, सराउंडिंग है, वो उनका इन्वायरमेंट है, हैबिटेट है। लेकिन इसके अलावा कुछ फीचर्स बनते हैं, जैसे हमारी बॉडी में डे टू डे कह लीजिए, टाइम टू टाइम जो है फीचर्स बदल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ये एडेप्टेशन है हमारा अपने आप को ही घर बना करके रह लेना ना, ये भी एक एडेप्टेशन है, क्योंकि हम प्लांट्स की तरह बाहर नहीं रह सकते। अगर प्लांट्स की तरह बाहर रह पाते तो हमारे बॉडी में भी प्लांट्स की बॉडी की तरह कॉर्क या कह लीजिए हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता, सो दैट कि या ज़्यादा से ज़्यादा डेड सेल्स प्रेजेंट होते जो हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो एडेप्टेशन एक लंबी टॉपिक बन जाती है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट इज एडेप्टेशन। अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम रख रहे हैं, प्रॉपर सर्वाइव करा रहे हैं, दैट इज एडेप्टेशन। इसके बाद बात करते हैं तो दैट इज मूवमेंट की बात कर लेते हैं। मूवमेंट जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं प्रयास करूंगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, और मूवमेंट के बारे में हमने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है। तो मूवमेंट क्या है, चेंजेस इन पोजीशन, अगर पोजीशन में बदलाव आ रहा है ना तो मूवमेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ, पिछले कुछ मिनटों से मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ठीक है, यहीं पर खड़ा हूँ, बट मेरे बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, मेरा हैंड मूव कर रहा है, माउथ मूव कर रहा है, आइज ब्लिंक कर रही है, दैट इज द मूवमेंट। ये मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट मेरे बॉडी के पार्ट्स के हैं। बट अगर यही मैं दूसरा मूवमेंट शो करूं जिसमें मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाऊं, होल बॉडी मूव कर जाए, दैट इज लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे, मैंने अपनी पोजीशन बदल ली है, इन दिस वे फिर से वापस इस जगह पे आ गया, तो ये जो अभी मैंने किया दैट वाज लोकोमोशन, ये लोकोमोशन था। लेकिन अगर मैं अपने ही पोजीशन पे हूं और मेरे बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। यानी दो तरह का यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, एक मूवमेंट में होल बॉडी पार्ट्स मूव कर जाती है अपने प्लेस से, दूसरे में बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करती है, कि बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो मूवमेंट और भी डीप है, जहाँ पे विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट की बात करती है। तो मैं जैसा कि कहा कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो मैं बना दूंगा और फिर सारे डिटेल इसमें हम लोग देखेंगे। तो मूवमेंट जो है ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिविंग क्रिएचर की।
नॉन लिविंग क्रिएचर में ऐसा मोमेंट देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें कि देखने के लिए मिलता है ना, तो फिर और डीप जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं ना, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन वर्ड सुनते ही हम समझ जाते हैं कि फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, ये जो समय है जो हमारे बर्थ से स्टार्ट होकर के डेथ तक गई हुई है, इस ड्यूरेशन को कहते हैं लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग स्पेसीज में फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग की कहें तो एवरेज जो है वो अभी लगभग 65 ईयर्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 65 ईयर्स ही रह जाते हैं। कोई 70, 75, 100 साल भी जिंदा रहते हैं और कुछ जो है वो पहले भी चले जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे डेथ भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये लाइफ स्पैन है। अगर हम यहीं पे किसी डॉग के बारे में बात करें तो उसका भी अपना एक समय होता है। एक एलिफेंट की बात कर लें तो उसका भी अपना एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन जो है वो कुछ दिनों से लेकर के, कुछ समय से लेकर के लंबे समय तक 200 साल 400 साल तक, उससे ऊपर भी होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली हम जानते हैं कि 200 साल जो है हमें देखने के लिए मिलता है, वो लाइफ स्पैन होती है प्लांट की। सो दैट लाइफ स्पैन is the duration from the birth to death. ओके, नेक्स्ट हमने बात किया डेथ की। तो डेथ जो है ना, ये एक प्रॉपर्टी ही है, बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब मरेंगे ही मरेंगे, दिस इज द ट्रुथ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको घुमा दूंगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म इससे अलग थोड़े होते हैं जिसको हम ट्रू डेथ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये डेथ जो है वो है क्या अपने आप में? डेथ अपने आप में स्टॉपेज ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, या स्टॉपेज ऑफ द डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसे ही बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस पे ब्रेक लग जाता है, ये स्टॉप कर जाता है ना, डेथ उसी समय हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये डिफरेंट जो प्रोसेस है इनमें स्टॉपेज होता है, यानी मेटाबॉलिज्म होना रुक जाता है, तो फिर बॉडी में क्या हो जाती है कि बॉडी काम नहीं कर पाती और उनमें ग्रोथ नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं चलता है और होल बॉडी अपने आप में डेथ कर जाती है। डेथ की वजह बहुत हो सकती है। डेथ की वजह डिजीज़ भी हो सकती है, डेथ की वजह एक्सीडेंट भी हो सकता है, और डेथ नॉर्मल भी होता है जो अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करके होता है। ठीक है, तो डेथ की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सडन किसी भी वजह से बॉडी में लाइफ प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, या कई बायोकेमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है। होल मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि सारे के सारे हजारों रिएक्शंस चलते रहते हैं, उनके सम टोटल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अगर रुक रहा है, प्रोसेसेस रुक रहे हैं, इस स्टॉपेज को हम डेथ बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे और बने रहेंगे चैनल पे, क्योंकि इसका अगला पार्ट भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।